साथियों, आज हम लोग टेंस सीरीज में पास्ट सिंपल के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट सिंपल के बारे में, जिसे हम लोग सरल भूतकाल भी कहते हैं। सरल भूतकाल। मेरे साथ कैमरामैन अरविंद कुमार सेटअप कर रहे हैं और बच्चे क्लास 9th के 10th के बायोलॉजी ग्रुप के सभी ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं। उसी क्लास को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पास्ट सिंपल टेंस के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पता कैसे लगाएं कि जो हिंदी का वाक्य दिया गया है वो पास्ट टेंस से बिलोंग करता है। तो याद रखिए, जब किसी हिंदी वाक्य का अंत था, थी या थे से होता है तब वह पास्ट टेंस से रिलेटेड रहता है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता था। यहाँ आप देखिए, था से यह पता लग गया कि पास्ट टेंस का है। और पास्ट सिंपल टेंस का जो पहचान होती है वो हिंदी के वाक्यों में के अंत में अगर था, थी, ते थे आता है तो वह पास्ट सिंपल से रिलेटेड होता है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता था। इससे हमें पता चल जाता है कि दिया गया हिंदी का वाक्य पास्ट सिंपल से जुड़ा हुआ है। अब हम जान रहे हैं कि सभी टेंस को बनाने का एक फॉर्मूला होता है। हिंदी के वाक्यों को टेंस में ट्रांसलेट करने का एक कॉमन फार्मूला होता है, जिस कॉमन फार्मूला के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के बाद अगर टेंस में हेल्पिंग वर्ब है, HV हेल्पिंग वर्ब है तो उसका यूज़ करेंगे। उसके बाद हम मेन वर्ब का यूज़ करते हैं और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस भी 6 तरह के बनते हैं। हम आपको पहले ही जिक्र कर चुके हैं। हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव और WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो जिस तरीके से हम लोग प्रेजेंट सिंपल जब पढ़ रहे थे तब हमने वहाँ देखा था कि हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में यूज नहीं होती है। तो उसी तरीके से सेम तरीके से पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव जिसे हम लोग पॉजिटिव भी कहते हैं या असर्टिव भी कहते हैं, हिंदी में हम इन्हें सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, इनमें भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब का यूज अफर्मेटिव में नहीं होता है, केवल मेन वर्ब का यूज होता है। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? सेकेंड फॉर्म यूज होता है। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? तो सेकेंड फॉर्म यूज होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग नेगेटिव की बात करते हैं तो जो अफर्मेटिव में हिडन हेल्पिंग वर्ब जो छुपा हुआ था वो बाहर निकल जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं डिड नॉट। और जैसे ही हम जान रहे हैं कि डिड जो है वो डू का सेकेंड फॉर्म है। डू, डिड, डन, डूइंग और डज। इस तरीके से हमने देखा था कि डू और डज का तो यूज हम लोग प्रेजेंट सिंपल में कर रहे थे, चूँकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही थी। लेकिन जब पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि
मेन वर्ब का हम लोग सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो जब हमने डू का सेकेंड फॉर्म डिड नॉट का यूज कर लेते हैं तो ये मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म अब यूज होगा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, सेकेंड फॉर्म अब यूज नहीं होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसे आपको जान लेना बहुत ज़रूरी था। अब हम प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ वी सेकेंड ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप से अंत कर देंगे अफर्मेटिव के लिए। नेगेटिव के लिए जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट के बाद हिडन जो हेल्पिंग वर्ब होता है डिड नॉट, उसे लिखते हैं और उसके बाद वी सेकेंड किस में बदल जाता है? वी फर्स्ट में आ जाता है। और ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, ये नेगेटिव के लिए। क्वेश्चन तो दो तरह से पूछते हैं, आपको मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन जो है वो हेल्पिंग वर्ब से पूछते हैं जिसका आंसर हम लोग यस या नो में देते हैं, इसलिए इन तरीके के क्वेश्चन को हम लोग यस नो क्वेश्चंस भी कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। जो ये हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर निकाल देंगे तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल हो जाएगा। तो डिड बाहर निकाल कर डिड के बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे V1 और ऑब्जेक्ट एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। और हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर हम बनाना चाहते हैं तब हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग नोट का यूज कर देंगे V1 ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देकर हम लोग इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं, एक यस नो वाले और एक ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर हमें एक्सप्लेनेशन में देना पड़ता है, विस्तारित रूप में देना पड़ता है। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? WH वर्ड क्वेश्चन कहते हैं। WH वर्ड क्वेश्चन जो है या तो W या H वर्ड से शुरू होते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? WH वर्ड इंट्रोगेटिव। इनमें क्या करेंगे कि जो छुपा हुआ WH वर्ड्स है उसे सबसे पहले हम लिखेंगे और अगर हमें अफर्मेटिव बनाना है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव ऐसे कैसे उतर जाएगा, यानी WH वर्ड के बाद डिड, फिर सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर हमें WH वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस अगर हमें बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस अगर हमें बनाना है तब हम क्या करेंगे कि शुरुआत हम WH वर्ड से करेंगे और डिड जो हम हेल्पिंग वर्ड लगा रहे थे वो भी लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम यहाँ पे नोट लगा देंगे और उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो अभी तक हमने सीखा कि हिंदी वाक्यों का अंत अगर था, था, ती, थी, ते, थे पर होता है तो वह पास्ट सिंपल से रिलेटेड होता है। पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। लेकिन जैसे ही हम लोग नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट को हम लोग यूज़ कर लेते हैं और जैसे ही हम लोग डिड नॉट को यूज़ कर लेते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म अब कन्वर्ट किस में हो जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। यानी यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पूरे टेंस में, जो 12 तरह के टेंस हैं उन पूरे टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल प्रेजेंट सिंपल में यूज होती है, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। पूरे टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पास्ट सिंपल में यूज होती है और पास्ट सिंपल के भी केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। क्योंकि नेगेटिव में डिड नॉट हम यूज करते हैं तो डिड नॉट के बाद वो वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है? फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर एक हिंदी में वाक्य लिखा है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता था। तो इसका मैं अगर इन 6 सेंटेंस में 6 तरह के सेंटेंस में वाक्यों में अगर हिंदी में कन्वर्ट करूं तो कैसे होगा? देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाता था, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता था, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता था, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता था, क्यों मैं अंग्रेजी पढ़ाता था, कब मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता था। तो इस तरीके से मैंने आपने देखा कि 6 तरीके के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट कर लिए। अब इसी सेंटेंस को, इस फॉर्मूला 6 तरीके के फॉर्मूला को यूज करके मैं प्रेजेंट सिंपल का ट्रांसलेट कर रहा हूँ, पास्ट सिंपल में ट्रांसलेट कर रहा हूँ इस वाक्य को 6 तरीके से, इस फॉर्मूला को यूज करके। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं अंग्रेजी पढ़ाता था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कर्ता, डूअर ऑफ द एक्शन कौन हो गया? मैं।
डूअर ऑफ द एक्शन यानी काम को करने वाला कौन हो गया? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। कौन अंग्रेजी पढ़ाता है? अगर कौन कहने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता था, तो कौन अंग्रेजी पढ़ाता था? तो मैं, यानी सब्जेक्ट क्या हो गया इस टेंस का? मैं को क्या कहेंगे? आई। तो सबसे पहले आई, देखिए अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट की जगह आई। वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी काम क्या हो रहा है यहाँ पर? टीच, पढ़ाना। टीच का सेकंड फॉर्म हो गया टॉट, TAUGHT। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज होगा, तो आई के बाद क्या आ गया? टॉट। क्या चीज़? इंग्लिश। आई टॉट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता था। ये हो गया। इसी को अगर मैं नेगेटिव में बदलूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये तो सेकंड फॉर्म है, लेकिन जैसे ही मैंने नेगेटिव में बदलूंगा इसे, तो डिड नॉट को यूज़ करना पड़ेगा मुझे। ये देखिए रेड पेन से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, मुझे डिड नॉट को यूज़ करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं डिड नॉट को यूज़ करूँगा, तो जो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो यहाँ पर थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए ये हो जाएगा आपका आई के साथ हम लोग डिड नॉट को यूज़ करेंगे, और जैसे ही डिड नॉट को यूज़ किए तो टॉट का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। टॉट का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? टीच। तो आई डिड नॉट टीच इंग्लिश। इस तरीके से नेगेटिव मैंने बना दिया। हेल्पिंग वर्ब अगर बनाऊंगा मैं, हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव, डिड को पहले निकालूंगा, क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब कौन है? हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड है। ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, इसको मैं बाहर निकाल दूंगा। तो जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो कैसे होगा? डिड मैंने बाहर निकाल दिया, डी को कैपिटल लेटर से शुरुआत कर दी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस का पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, और उसके बाद में बीच में अगर कोई प्रॉपर नाउन अगर आता है, प्रॉपर नाउन, तब उस प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हम लोग कैपिटल लिखते हैं, अदरवाइज कोई भी लेटर हम लोग कैपिटल नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट फुल स्टॉप तक, जब तक कि आगे कहीं फुल स्टॉप ना आ जाए। फुल स्टॉप के बाद फिर से पहला लेटर हम लोग क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाला, तो मैंने डिड कर दिया, डिड को बाहर निकाल दिया। अब आप देखिए डिड के बाद सब्जेक्ट डिड आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड आ गया है, डिड जो है वो डू का सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम लोग फिर से सेकंड फॉर्म उस टेंस में कब यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कहावत है, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। ये कहावत यहाँ पर चरितार्थ हो रहा है, क्योंकि जब डू का सेकंड फॉर्म डिड हमने यूज कर लिया है, तो टॉट अब यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टॉट क्या है? टीच का सेकंड फॉर्म है। तो हमने एक बार जब सेकंड फॉर्म यूज कर लिया है, तो उसने इंडिकेट कर दिया है कि ये पास्ट टेंस से रिलेटेड है। तो अब हमें जो है आगे का जो मेन वर्ब होगा, वो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हमें यूज करना पड़ेगा? फर्स्ट फॉर्म। तो डिड आई टीच इंग्लिश, अब ये क्वेश्चन मार्क में लगा दूंगा। तो अगर डिड आई टीच इंग्लिश, अगर मैं आपसे, आप हमसे पूछिएगा कि डिड यू टीच इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते थे, तो मैं कहूँगा यस या नो। अगर मैं यस कहूँगा तो यस के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस बोल दूंगा, यस आई टॉट इंग्लिश। या अगर मैं कहूँगा नहीं, तो नो आई डिड नॉट टीच इंग्लिश, तब मैं नेगेटिव बोलूँगा। अगर मेरा आंसर नो होगा तो नो के बाद मैं नेगेटिव सेंटेंस बोलूँगा। अगर मेरा आंसर यस होगा तो यस के बाद मैं अफर्मेटिव सेंटेंस बोलूँगा। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन जिस टेंस में आपसे पूछा जाता है, आंसर भी आपको उसी टेंस में देना होता है। टेंस को आपको चेंज नहीं करना होता। ये नियम है कि जिस टेंस में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी टेंस में आपको क्या देना पड़ेगा? आंसर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप आंसर दे रहे हैं पास्ट सिंपल से, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान देना है। डिड आई टीच इंग्लिश, अब इसी के लिए अगर नेगेटिव बनाऊंगा तो डिड के बाद आई के बाद जस्ट नॉट आ जाएगा। ये देखिए डिड सब्जेक्ट और उसके बाद तुरंत बाद नॉट, डिड सब्जेक्ट और तुरंत बाद नॉट, और फिर क्या था? V1 क्या है? टीच इंग्लिश। डिड आई टीच इंग्लिश, डिड आई नॉट टीच इंग्लिश। अब अगर मैं WH वर्ड से क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं यह देखूंगा, जैसे मैं बना रहा हूं आपको, मैं क्यों अंग्रेजी पढ़ाता था। मैं जैसे हिंदी में ये बनाना चाहता हूं, मैं क्यों अंग्रेजी पढ़ाता था।
देखिए था से तो हमें पता चला कि पास्ट टेंस से रिलेटेड है, था से पता चला कि पास्ट सिंपल से रिलेटेड है, और बीच में क्यों आया इससे हमें पता चला कि ये WH वर्ड है, क्योंकि इसका आंसर हम लोग हाँ या ना में नहीं दे सकते। कोशिश करिए, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता था, हाँ मैं अंग्रेजी पढ़ाता था ये आंसर दूंगा मैं, या ना मैं अंग्रेजी पढ़ाता था ये आंसर दूंगा क्या? नहीं, मुझे इसको एक्सप्लेनेशन में देना पड़ेगा, व्याख्या इसकी हमें करनी पड़ेगी। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता था, हो सकता है मेरा शौक रहा होगा अंग्रेजी पढ़ाना, है कि नहीं, या मैं सीख रहा था इसलिए पढ़ा रहा था, मैं पढ़ाना सीख रहा था इसलिए पढ़ा रहा था। मतलब किसी भी तरीके का आंसर जो आप दीजिएगा तो वो उसे विस्तारित रूप में आपको देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन के रूप में देना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ता है उसे हम लोग कहते हैं WH वर्ड क्वेश्चंस। उसे हम लोग क्या कहते हैं? WH वर्ड क्वेश्चंस। तो WH वर्ड क्वेश्चंस को बनाते समय हमें ये सबसे पहले यह देखना होता है कि जो सेंटेंस हिंदी के वाक्यों का लिखा हुआ है हिंदी में, उसमें छुपा हुआ WH वर्ड कौन सा है। जैसे कि यहाँ पर छुपा हुआ WH वर्ड क्या है? क्यों। और क्यों को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? वाई। क्या कहते हैं? इट इज़ वेरी इजी। नाउ यू सी, वाई को हम लोग पहले लिख देते हैं, वाई। और उसके बाद अगर इसमें नहीं ना आ रहा है, मैं क्यों अंग्रेजी पढ़ाता था, कहीं पर नो या ना का जिक्र तो नहीं हो रहा है, इसलिए इसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का जो अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव था उसे लिख देंगे। और अगर नहीं बीच में आएगा तब हम हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव नेगेटिव आगे से लिख देंगे। यानी पहले हमने क्या लिखा? वाई लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा आई। ये देखिए WH वर्ड आया, उसके बाद में क्या आया? डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या आया? आई, उसके बाद में V1 क्या है? काम क्या हो रहा है? V1 यानी काम क्या हो रहा है? काम का फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना, पढ़ाने का क्या होगा? टीच। इसका फर्स्ट फॉर्म तो टीच ही होता है। वाई डिड आई टीच, और ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। और उसके बाद क्या है? क्वेश्चन मार्क। ये देखिए कितना इजी तरीके से मैंने बना दिया। मैं क्यों अंग्रेजी पढ़ाता था, वाई डिड आई टीच इंग्लिश, मैं क्यों अंग्रेजी पढ़ाता था। अब अगर मैं नेगेटिव में बनाना चाहूँ, जैसे मैं कब नहीं अंग्रेजी पढ़ाता था, मैं कब नहीं अंग्रेजी पढ़ाता था। तो अब यहाँ देखिए, था से हमें पता चला पास्ट टेंस, था से पता चला पास्ट सिंपल टेंस, कब से पता चला WH वर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क से पता चला कि इंट्रोगेटिव, और कब से पता चला WH इंट्रोगेटिव। देखिए कितना अच्छी तरीके से हम लोगों ने पहचानना सीख लिया। एक बार फिर से देखिए, था से पता चला पास्ट टेंस, था से पता चला पास्ट सिंपल टेंस, क्वेश्चन से पता चला इंट्रोगेटिव, कब से पता चला WH वर्ड इंट्रोगेटिव, और नहीं से पता चला WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखिए कहाँ तक हम निशाने तक पहुँच गए, हमारा तीर निशाने पे लग गया। यानी हमने पता लगा लिया कि ये जो दिया गया हिंदी का वाक्य है ये WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो कि पास्ट सिंपल से बिलोंग करता है उसका है। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो सेम फॉर्मूला जो कि हम ऊपर बनाए, सबसे पहले छुपा हुआ WH वर्ड इसमें से कौन सा है? तो छुपा हुआ WH वर्ड है कब। कब, और कब को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? व्हेन। क्या कहते हैं? तो सबसे पहले स्टार्ट हम किससे करेंगे? व्हेन से। WH वर्ड पहले आएगा तो स्टार्ट हम किससे करेंगे? व्हेन। व्हेन के बाद WH वर्ड का क्वेश्चन कभी भी बनता है, चाहे वो किसी भी टेंस से बिलोंग करे। ऐसा नहीं है कि पास्ट टेंस की बात मैं कर रहा हूँ। WH वर्ड का क्वेश्चन हम किसी भी टेंस से बनाएं तो याद रखिएगा WH वर्ड के बाद उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आता है। तो इस WH वर्ड के बाद इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या था? डिड। तो जस्ट इसके बाद मैं क्या लिख दूंगा? डिड, व्हेन डिड, और उसके बाद सब्जेक्ट। ये देखिए WH वर्ड, उसके बाद डिड, और उसके बाद क्या लगाऊंगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई। उसके बाद क्या लगाऊंगा? नॉट। नहीं आ रहा है ना, इसलिए नॉट लगाया। व्हेन डिड आई नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? टीच। व्हेन डिड आई नॉट टीच। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश, और ये क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से बड़े आसानी से मैंने
क्या किया, अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लिया। एक और आपको मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर उसे क्लियर कर देंगे, कृपया ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कहीं पर भी अगर आपका ध्यान भटका तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसे आप कमेंट करें, जिससे कि हमारे तक आपकी बात पहुँचे और उस समस्या का निदान हम लोग कर सकें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, जिससे इस तरीके के यूज़फुल वीडियो जैसे ही MSP कोचिंग पॉइंट फुलपरास के द्वारा अपलोड हो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएं। साथ ही साथ दोस्तों में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड में इसे फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, जिससे आपको भी इसका लाभ मिले और साथ ही साथ आपके फ्रेंड रिलेटिव को भी इसका लाभ मिले। देखिए, अब मैं एक सेंटेंस ले रहा हूँ, राम रोज मंदिर जाता था। अब आप यहाँ देखिए, था से पता चला पास्ट टेंस है, था से पता चला कि पास्ट सिंपल टेंस है, था से पता चला पास्ट टेंस है, था से पता चला पास्ट सिंपल टेंस है, और पास्ट सिंपल टेंस है यानी अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, वी सेकेंड और ऑब्जेक्ट, यही यूज होगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ, कौन रोज मंदिर जाता था। अब यहाँ देखिए आंसर क्या आ रहा है, कौन रोज मंदिर जाता था, राम, यानी राम सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हमने लिखा राम। राम, काम क्या हो रहा है यहाँ पर, मेन वर्ब जाना, जाने को क्या कहते हैं, गो की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, वेंट। राम वेंट कहाँ पर, टू टेम्पल। राम वेंट टू टेम्पल, रोज को क्या कहेंगे, डेली, पर डे, एवरी डे, ईच डे, कुछ भी लिख सकते हैं। तो राम वेंट टू टेम्पल डेली, इसका मतलब क्या हो गया, राम रोज मंदिर जाता था। अब अगर नेगेटिव में बनाऊंगा तो इसे हिंदी में पहले लिखूं, राम रोज मंदिर नहीं जाता था। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, देखिए, राम, और हम जान रहे हैं कि पास्ट सिंपल का नेगेटिव में हम लोग डिड नॉट को यूज करते थे, जो कि छुपा हुआ रहता था अफर्मेटिव में। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या यूज करेंगे, डिड नॉट यूज करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, केवल डिड नॉट है, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल में जैसे हमें याद रखना पड़ता था कि सिंगुलर के साथ हम लोग डज का यूज करेंगे, प्लूरल के साथ हम लोग डू का यूज करेंगे, यहाँ तो इस तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब केवल एक है, डिड, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ हमें डिड नॉट को यूज करना है। राम डिड नॉट गो। अब देखिए, वेंट का सेकेंड फॉर्म था वेंट, जैसे ही हमने डू का सेकेंड फॉर्म डिड यूज किया है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज कर ली है, तो इसे हमें किस में करना पड़ेगा, वन में करना पड़ेगा, मेन वर्ब को। तो राम डिड नॉट गो टू टेम्पल, ये हो गया आपका नेगेटिव, राम रोज मंदिर नहीं जाता था। अब अगर मैं हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, देखिए, क्या राम रोज मंदिर जाता था, क्वेश्चन मार्क। तो अब हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दीजिए, डिड राम। अब देखिए, राम का पहला लेटर मैंने कैपिटल लिखा है, क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया कि प्रॉपर नाउन की शुरुआत चाहे बीच में, पहले या लास्ट में कहीं पर भी लिख रहे हैं, तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा हमें किससे लिखना पड़ेगा, कैपिटल से लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने राम का पहला अक्षर क्या लिखा है, कैपिटल लिखा है, जबकि ये बीच में आ रहा है। डिड राम गो टू टेम्पल डेली, क्वेश्चन मार्क। क्या राम रोज मंदिर जाता था। अब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, क्या राम रोज मंदिर नहीं जाता था, इसे ट्रांसलेट करिए, डिड राम नॉट गो टू टेम्पल डेली, डिड राम नॉट गो टू टेम्पल डेली, डिड राम नॉट गो टू टेम्पल डेली। उसके बाद क्यों राम रोज मंदिर जाता था, या राम क्यों रोज मंदिर जाता था, कैसे भी क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं।
लेकिन हिंदी में तो कैसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी का एक स्ट्रक्चर फिक्स होता है, उसी स्ट्रक्चर को लेके हमें चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले WH वर्ड हमें लिखना है, क्यों को क्या कहते हैं, वाई। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वाई से। वाई डिड राम गो टू टेम्पल दिल्ली। राम, क्यों राम रोज मंदिर जाता था। अब इसका अगर मैं नेगेटिव करूंगा तो क्यों राम रोज मंदिर नहीं जाता था, या कुछ और भी मैं यूज कर सकता हूं WH वर्ड। तो मैं दूसरा WH वर्ड यूज कर लेता हूं, कब राम रोज मंदिर नहीं जाता था। तो WH वर्ड कब है यहाँ छुपा हुआ, तो कब को क्या लिखेंगे, वैन। और हम जाने हैं कि WH वर्ड के तुरंत बाद फॉलोड होता है क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो वैन डिड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, वैन डिड राम। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, वैन डिड राम नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू, और फिर ऑब्जेक्ट टेम्पल, गो टू टेम्पल डेली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, राम वेंट टू टेम्पल डेली, राम डिड नॉट गो टू टेम्पल डेली, डिड राम गो टू टेम्पल डेली, डिड राम नॉट गो टू टेम्पल डेली, वाई डिड राम गो टू टेम्पल डेली, वाई डिड राम नॉट गो टू टेम्पल डेली। इस तरीके से मैंने बनाया। एक ओरली सुनिए, सीता रोज खाना बनाती थी, सीता कुकड फूड डेली। कुक का सेकंड फॉर्म कुकड हो गया, सीता कुकड फूड डेली। तो इसे अब जब हम नेगेटिव करेंगे तो सीता रोज खाना नहीं बनाती थी, तो सीता के साथ डिड नॉट आ गया, तो कुकड किस में बदल जाएगा, कुक में। तो सीता डिड नॉट कुक फूड डेली। इंट्रो हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे तो डिड सीता कुक फूड डेली, नेगेटिव डिड सीता नॉट कुक फूड डेली। वाई डिड सीता कुक फूड डेली, सीता रोज खाना क्यों बनाती थी, वाई डिड सीता कुक फूड डेली। और वाई डिड सीता नॉट कुक फूड डेली, सीता रोज खाना क्यों नहीं बनाती थी, तो वाई डिड सीता नॉट कुक फूड डेली। तो इस तरीके से साथियों आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने पास्ट सिंपल टेंस का फॉर्मूला यूज करके बड़े आसानी से हिंदी के सेंटेंस को हमने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से वीडियो देखते रहें और कमेंट जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हैव ए गुड डे। डेली यहाँ पर छूट गया सर।